में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति के एजेंडे पर। पॉलिटिकल प्रस्ताव वहां पास किया गया, जिसमें बड़ी बात कही है। एक लॉन्ग टर्म एजेंडे का खुलासा किया अमित शाह ने अपने उद्बोधन के दरमियान। 30 से 40 साल तक भाजपा देश पे राज करेगी, इस तरह का एक दीर्घकालिक प्रोग्राम तय किया जा रहा है, जिसमें लगभग 50,000 बूथ ऐसे चिन्हित किए जा रहे हैं जहां भाजपा कमजोर रहती है। उसके अलावा उन राज्यों में भी सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है भविष्य में जहां कभी भाजपा ने पत्ते भी नहीं, यानी कि भाजपा के लिए अभी दूर की बात दिखाई दे रही है। उसे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो या केरल हो, दूसरे ऐसे कई राज्यों, उड़ीसा हो। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और उसी के साथ राहुल गांधी ने तंज भी कसा है कि ये देश तोड़ रहे हैं, हम देश को जोड़ रहे हैं। जब इस पे कमेंट पूछा गया तो उन्होंने ट्विटर के जरिए अपना एजेंडा क्लियर किया है, यानी कि इस पर कमेंट किया उन्होंने। तो चलिए हमारे साथ चर्चा में मौजूद है इस वक्त भाजपा के सीनियर लीडर पंकज जोशी साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर तिवारी साहब और विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। मैं तिवारी साहब आपसे रिएक्शन चाहूंगा। बीजेपी अपने एजेंडे को लेकर के साफ कर चुके हैं कि 30 से 40 साल तक देश में हमें राज करना है और जब तक भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे, ये साफ दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। योगेंद्र जी, हास्यास्पद है। पूरे देश के बीजेपी के मंडल से लेकर के राष्ट्रीय नेता तो कह रहे विश्व गुरु बन चुका नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश। पूरी दुनिया में विश्व गुरु के नाम पे योगेंद्र मोदी हमारे नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। और फिर कह रहा हूं योगेंद्र भाई, देश में आज जिस विचारधारा की केंद्र में सरकार बनी है, वो विचारधारा देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को तोड़ने में लगी हुई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई हैदराबाद में। देश के गृह मंत्री जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का देश का चाणक्य मानते हैं, जब वो सार्वजनिक रूप से कहते हैं आने वाले 40 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहेगा, ये देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ा आघात है। लग रहा है देश में तानाशाही आ रही है, ये पूरा देश जानता है। नहीं, 40 साल अगर राज करेंगे, ये कहकर के अपने एजेंडे के साथ उन्होंने कहा कि जो कमजोर बूथ हैं हम वहां मजबूत बनाएंगे। जिन एरिया में भाजपा ने पत्ते नहीं अपने कभी भी एंट्री नहीं की, उन राज्यों के अंदर हम हमारी जड़ें मजबूत करेंगे। तो इसमें आपको अहंकार क्यों दिख रहा है, तानाशाही क्यों दिख रही है? आपने अभी देश के प्रधानमंत्री जी का लेटेस्ट बयान नहीं देखा? मैंने टेलीविजन पे देखा। नरेंद्र मोदी जी अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कह रहे हैं कृपया शालीनता बरते, संयम बरते जी। ये लेटेस्ट खबर है। हाँ। इसका मतलब क्या है? देश के प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु बन चुके हैं, हमारे भारत को बना चुके हैं, ये तो कह रहे हैं बन जाएगा। अरे देश के प्रधानमंत्री जी को अपने कार्यकर्ताओं को कहना पड़ रहा है। ये क्यों कहना पड़ रहा है? वो इसलिए कहना पड़ रहा है योगेंद्र भाई, आज देश में जो हिंदू और मुसलमानों के नाम पर देश में जो कुछ हो रहा है, और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जब कहते हैं कि हमको 80 वोट चाहिए, 20 वोट नहीं चाहिए, तो ये देश में लोकतंत्र का गला घोटने का सीधा सीधा इल्जाम हम लगा रहे, उसमें कमी कहां है? बूथ कमजोर है, बूथ को मजबूत बनाएंगे। अरे आप उखाड़ देते हो चुनी हुई सरकारों को। आप 50 आदमी के नेता को मुख्यमंत्री बनाते हो और डंके की चोट पे कहते हो कि हमने 106 आदमियों का नेता देवेंद्र फडणवीस को दादागिरी से आपको उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, इनका एक नारा हो भाई, ये कह रहे हैं कि हमको तृप्तिकरण की तरफ जाना है, तुष्टीकरण से अब हम तृप्तिकरण से जाना है। तो तृप्ति हो रही है। आप एक एक सूबे को जो गैर भाजपाई है उनको गिरा रहे हो और तृप्त हो रहे थे। वापस आ रहा हूं पंकज जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, एक बहस भी और एक चर्चा का विषय है कि बीजेपी 30 से 40 साल तक सरकार बनाए रखेगी। आपका अपना एक प्लान होगा और प्लानिंग में किसी को कोई बुराई भी नहीं होती, कोई भी बना सकता है। विपक्षी दलों का यह कहना है कि यह अहंकार की बू आ रही है इन शब्दों में। देखिए योगेंद्र जी, दो बड़ी बातें हैं।
जब किसी की लीडरशिप खत्म हो जाती है या उसकी मान्यताएं खत्म हो जाती हैं तो ये इस तरीके की बातें करने स्वाभाविक है, क्योंकि आपको लगता है कि हमारी जो है ये चीजें नहीं चल पाएंगी। लेकिन क्या संगठन के लिए एक जो है दीर्घकालीन प्लान नहीं होना चाहिए? क्या एक संगठन के अंदर जो है ये बातें नहीं होनी चाहिए कि उस जो है वो पूरे राष्ट्र के अंदर लोकतंत्र में किस तरीके से खड़ी रहनी चाहिए, कैसी हमारी स्थितियां होनी चाहिए? और यही परेशानियां हैं कि आप लगातार देखेंगे तो इन चीजों में कई जो है दलों की जब कार्य समिति होती है तो उसमें और भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में फर्क नजर आता है। क्योंकि हमने कहा कि अभी जब लगातार आपने कहा तो पिछले कई 2, 3, 4, 5 सालों से लगातार जो है माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी वो ही कहते हैं कि व्यक्ति रहे ना रहे लेकिन व्यवस्था रहनी चाहिए। और व्यवस्था जब आप खुद मानते हैं कि 30 से 40 सालों का मतलब यहां यह है कि 30 से 40 साल इसलिए नहीं है क्योंकि परिवार जब तक रहेगा तब तक हम प्लान करेंगे, उस परिवार के बाद दूसरे परिवार सदस्य आएगा तो उस प्लान जो है परिवर्तित कर देंगे। लेकिन यहां पार्टी की व्यवस्था है, पार्टी की व्यवस्था का यह है कि कोई रहे या नहीं रहे लेकिन उसकी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और हम जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं उसको जो है लागू किया जाना चाहिए। अभी हमारे मित्र ने कहा कि तुष्टिकरण से तृप्तिकरण के लिए मैं कह रहा हूं कि क्या देश के प्रधानमंत्री ने अपने यहां बैठ करके तुष्टिकरण की नीति पे कहा नहीं कि जो है मुस्लिम्स मस्ट हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन द रिसोर्सेज, प्राइम मिनिस्टर सेज बाय मनमोहन सिंह। ये एक ऐसी मीटिंग में कहा जो डेवलपमेंट मीटिंग थी जिसमें सभी लोगों के जो है वहां के मुख्यमंत्री थे। ये कहा कि नहीं कहा? और जब ये तुष्टिकरण नहीं था तो क्या था भाई? और इसीलिए मैंने कहा कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो है कि माइनॉरिटी वर्ड इज नॉट ए माइनॉरिटी। एक मिनट में रोकना चाहूंगा इस मीटिंग को लेकर के। ये जो चर्चा बीजेपी कहती है, कांग्रेस इसमें खंडन कर चुकी है कि ऐसा कभी नहीं कहा। पर्टिकुलर आपने पहले मेरी बात बहस हुई थी, मैं इसीलिए लेके आया कि 9 मैं डेट लेके आया, टाइम लेके आया, मीटिंग लेकर के आया। 9 दिसंबर 2006 को इंडियन एक्सप्रेस के अंदर छपा हुआ है जिसके अंदर आपको ये है। मैं इसीलिए लेके आया क्योंकि पिछली बार एक बार बहस थी, आप ही के चैनल में बहस थी और ये पूछा गया था कि ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था। मैंने कहा था कि इसीलिए मैंने आज स्टेटमेंट निकाल के लाया कि ऐसा स्टेटमेंट छपा हुआ है 9 दिसंबर 2006 का। और चाहे तो मैं इसकी कॉपी यहां आपको जो है इसका तैयार हूं। पहली बात। अब दूसरी बात है कि ये जो चीजें हैं कि इन चीजों के अंदर लगातार आज आप देखिए कि 2 बड़ी चीजें सामने आई कि जिन्होंने कहा ना कि हम लोग 30 और 40 साल की बात करते हैं। इनके जो नेता हैं उनके नेता की मैं बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जब इन्होंने प्रधानमंत्री की बात की और अमित शाह जी की बात की और जब इन्होंने कहा कि उनको जो है अहंकार है, लेकिन यहां तो हालात ये हैं कि अहंकार तो छोड़िए, यहां तो अपने जो है हालात इतने बना लिए कि खुद जो है लोगों को ये कहने लगे कि जो है एब्सेंट माइंड है। प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस दिन ये कहने लग जाए कि किसी दूसरे नेता को कि मुख्यमंत्री जो है निकम्मा है, अपने लोगों को अभी कह रहे थे निकम्मा है, नालायक है, नकारा है, अब जो है दूसरे के जो है जो लोकतंत्र के अंदर जो चुनकर के आए सांसद पंकज जी और तिवारी साहब दोनों से मेरा आग्रह है हम मुद्दे से डाइवर्ट ना हो। ये जो बहस अगर हम डाइवर्ट करेंगे तो 24 घंटे भी ये खत्म नहीं हो पाएगी। हम मुद्दे पे लौटना चाहेंगे कि 30 से 40 साल तक सरकार की बात जो कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, मैं उसी पे लौटना चाहूंगा। देखिए सरकार की हमने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमने नहीं कहा राज करेंगे। राज करने का वर्णन कभी आज तक ये दिखे कि हम राज करेंगे। लोकतंत्र के अंदर जो है हमने ये कहा कि व्यवस्थाएं ऐसी बनाई है, लोगों की जो कार्य प्रणाली है, जो लोग चाहते हैं उसको ऐसा जो है ऑर्डर दीजिए कि जिनसे हम उनकी पूर्ति कर सके हैं और हम जो है उसको जो है लगातार जो है लोगों को तृप्तिकरण की तरफ ले जा सके, लोगों को जो है तुष्टिकरण को हट करके और तृप्तिकरण कर सके। इन बातों को लेकर के जो है कार्य समिति के अंदर दोनों ही एजेंडे पास किए गए, राजनीतिक एजेंडा भी पास किया गया और आर्थिक एजेंडा भी पास किया गया। मैं वापस आऊंगा आपके पास में। योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं इस वक्त। योगेंद्र जी, किस तरह से देखा जाए, बीजेपी का अपना एजेंडा है, उन्होंने कहा कि हमारी कमजोर कड़ी है, हम उन्हें पहचानेंगे और उसे दुरुस्त करके हम 30 से 40 साल तक का प्लान करेंगे, यानी कि एक दीर्घकालिक प्लान बीजेपी कर रही है जो केंद्र में सत्ता में रह सके। कांग्रेस इसे अहंकार बता रही है, दूसरे विपक्षी दल भी इसी तरह से कह रहे हैं कि तानाशाही की बू आ रही है। लेकिन कोई पार्टी अगर प्लान करती है तो एक लॉन्ग टर्म अपना प्लान बता सकती है, उसे तानाशाही की तरह से कैसे देखा जा सकता है? योगेंद्र जी, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर कोई पार्टी ये कहती है कि हम 30 से 40 साल राज करेंगे, शासन करेंगे या हम सत्ता में रहेंगे, तो निसंदेह उसे ये कह सकते हैं आप कि उसे साहस कहें, आत्मविश्वास कहें, उसे दुस्साहस कहें, जो भी नाम दें, लेकिन जो कहा गया है उसके पीछे के कुछ कारणों को आपको तलाश करना होगा। देखिए, आप थोड़ा सा पीछे जाइए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा क्यों और देश में ऐसी कौन सी परिस्थितियों का निर्माण हो गया जिससे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगले 30, 40 या 50 वर्षों तक कोई भी उसे चुनौती नहीं देगा और वर्तमान में हम जो शासन कर रहे हैं वो जैसा भी है उसके सहारे हम 30, 40 या 50 वर्षों तक शासन करेंगे। अब थोड़ा सा पीछे आइए और अभी जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए,
उत्तराखंड में जो चुनाव हुए, गोवा में चुनाव हुए, अब वहां चले जाइए। यूपी के अंदर जब चुनाव हुए उस समय देश में बेरोजगारी का जबरदस्त आलम था। 40 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी देश ने देखी। इसी के साथ पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल और अन्य खाद्य पदार्थों की जबरदस्त महंगाई हमने देखी। और तब लगने लगा था कि यूपी का शासन या अन्य राज्यों का शासन इनको बताएगा कि हम इनका विरोध करते हैं और इन्हें वहां पटक नहीं देगा। लेकिन देखिए, राजनीति में सब चालें चलते हैं, इन्होंने भी चालें चली वहां पर, और पूरे मुद्दे को हिंदुत्व या दूसरे मुद्दों पर मोड़ते हुए, बसपा को विभिन्न साधनों से साधते हुए ये वहां पर विजय को प्राप्त कर गए। और वहां नहीं किया बल्कि उत्तराखंड में प्राप्त किया और गोवा प्राप्त किया। तो इसका मतलब इन्हें यह लगने लग गया भारतीय जनता पार्टी को कि चाहे देश में शासन कैसा भी हो, चाहे महंगाई हो, बेरोजगार, अन्य कोई भी हो, लेकिन कुछ मुद्दे तो हमारे पास ऐसे हैं जिनको कंसोलिडेटेड करके और अगर हम चलेंगे तो हम बाकी मुद्दों को पीछे छोड़ देंगे और अगले 30, 40 या 50 वर्षों का रोड में बनाते हम शासन कर पाएंगे। गुप्ता साहब, एक सवाल है इसी बीच मेरा आपसे। देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वोट जनता डालती है, महंगाई, बेरोजगारी जो भी है बिल्कुल निश्चित रूप से है, बीजेपी ने खुद ने भी माना, लेकिन जनता डिसीजन करती है। अब जनता को कुछ ऐसा लगता है कि चलिए ये सब चीजें बर्दाश्त करें लेकिन बीजेपी को लाना जरूरी है। नहीं, उसके पीछे मैं वही कह रहा हूं। इसके बाद अगली कड़ी में अब चलिए कि अब जो बीजेपी को हराने के लिए एक दल भी चाहिए ना साथ में। हमारे पास कांग्रेस के साथी बैठे हुए हैं। कांग्रेस के साथी के जो सर्वे सर्वा है राहुल गांधी, चूंकि बीजेपी के खुद ये लोग मानते हैं कि हमारे सबसे बड़े प्रचारक तो वही है, तो कांग्रेस की आज की जो दशा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगले 30-40 छोड़िए, ये अगले पूरी तमाम जीवन ये हमारा संघर्ष नहीं कर सकते, हमें पटकनी नहीं दे सकते, हमें रोकेगा कौन। बाकी जो दल है बसपा वो साथ चुके हैं, बाकी समाजवादी पार्टी उसका बहुत ज्यादा इनको डर नहीं है। आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब में जो पटकनी दी गई उसके बाद जरूर एक डर यहां पर है कि ये अन्य राज्यों में भी हमें पटकनी दे सकते हैं या हमें चुनौती पेश कर सकते हैं। पर उनको लगता है कि हमारी जो राजनीति होगी, हम राजनीति को जिस दिशा और धारा में लेके जा रहे हैं उसके सहारे हम इनको भी पटकनी देंगे और ऐसे में देश में ऐसा कोई दल होगा नहीं जो हमें चुनौती देगा। और जब चुनौती नहीं देगा तो हम अगले 30, 40, 50 या उसके आगे तक हम शासन कर सकते हैं। ये इनके आत्मविश्वास का कारण है। लेकिन योगेंद्र जी, एक बहुत बड़ा नुकसान यहां पर है और लोकतांत्रिक देश के लिए नुकसान है कि जिस देश में जनता को भगवान माना जाता है, जनता को सत्ता चुनना माना जाता है, अगर कोई दल वहां पर इतने आत्मविश्वास या दुस्साहस के साथ ये कहता है, इसका मतलब है कि ना उसकी जनता की परवाह होगी। क्योंकि अगर जनता ने किसी और दल को चुन भी लिया तो एक बात तो सत्य है, ईडी है, सीबीआई है, दलों को तोड़ना है, जो अभी आपने महाराष्ट्र में देखा, आपने एमपी के अंदर देखा, तो हम वहां सत्ता प्राप्त कर लेंगे। तो एन कैन प्रकरण, हम चाहे अपनी कैसी भी भूमिका में आए, हमें सत्ता में रहना, हम सत्ता प्राप्त करेंगे। और शायद यही कारण है कि सब चीजों को अगर मिक्सअप करेंगे तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं कि हम अगले 30, 40 और 50 वर्षों तक देश में शासन वापस आऊंगा मैं आपके पास में। मैं तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगा। बड़े साफ तरीके से गुप्ता जी ने कहा है, आपके लिए भी और बीजेपी के लिए भी। आपके लिए कहा गया है कि राहुल गांधी जिस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी, पॉलिटिकल एक्सरसाइज, वो नाकाफी है और इसी दिशा में इसी तरह से काम करते रहेंगे तो बीजेपी को रोकना बहुत मुश्किल है। देखिए, बीजेपी का हिडन एजेंडा नहीं है। अगर आपको लगता है कि हिंदुत्व के मुद्दे की, अब जैसे मैं जनरली चर्चा, अपोजिशन के लोग कहते हैं कि सब एक अफीम चटा दी गई है लोगों का, उसका नशा बाहर नहीं निकल रहा, तो ये तो ओपन है कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के उनके स्पोक्स पर्सन सब ओपन कहते हैं। ये आप लोगों को भी कार्ड ढूंढनी होगी। जनता आपके बीच भी तो रहे, लंबे समय तक आपका अपना भी एक कार्डर है, वो क्यों नहीं समझा पाता जनता को कि महंगाई है, बेरोजगारी है, ये बड़ी चीजें हैं, संविधान है, लोकतंत्र है, जिसके आप लोग अक्सर चर्चा करते हैं, तो जनता की समझ में क्यों नहीं आ पा रहा? बीजेपी का एजेंडा क्यों शॉर्टकट उनको समझ में आ रहा है? योगेंद्र भाई, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा गुप्ता जी को। बेबाक निर्भीक पत्रकारिता ये उदाहरण है। और पूरे देश में एक गोदी मीडिया का भी नाम चल रहा है, उसके बारे में भी हमको जानकारी लेनी चाहिए। देश के तमाम राष्ट्रीय चैनल गोदी मीडिया में परिवर्तित हो चुके हैं। उसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान। देश में 24 घंटे के चैनलों में 22 घंटे तक झूठ परोसी जाती है, दबाव से या स्वेच्छा से, ये तो जांच का विषय। देश के अंदर बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, देश में असमानता है, लेकिन कहीं मीडिया, देश के प्रधानमंत्री जी को 8 साल हो गए प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी से, किसी पत्रकार में, किसी टेलीविजन चैनल वाले में या किसी अखबार वाले में इतनी साहस नहीं है
कि वो प्रधानमंत्री जी से सीधा बेबाक इंटरव्यू कर सके। वो करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री किसी फिल्म एक्टर को लेकर के अपना घर पर बुला करके अपना वो इंटरव्यू देते हैं। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के चैनल वाले देश के प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं प्रश्न उत्तर देना चाहते हैं? अरे भाई, देश में अघोषित तानाशाही है। आज देश के प्रधानमंत्री जी को अपने पार्टी के नेताओं से क्यों कहना पड़ा संयमता से रहें, आप विनम्र रहे? कहना क्या है देश में योगेंद्र गुप्ता जो कह रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान के नाम पर मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये बीजेपी का हिडन एजेंडा नहीं। अरे हिडन एजेंडा पर्सन हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन एजेंडा नहीं है पा रहे हैं। गैर भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की चुनी हुई सरकार को ईडी पर, आईटी के नाम पर, सीबीआई के नाम पर तोड़ दिया जाता है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नंगा नाच हुआ। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने कहा एकनाथ शिंदे हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे, मैं सरकार में नहीं आऊंगा, ये रात के 10 बजे तक की खबर थी। अचानक खबर आई देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। ये सब क्या है? 105 आदमियों का विधायक दल का नेता उप मुख्यमंत्री, वो सीधा सीधा है। ये तृप्तिकरण की ओर आ गए। सत्ता प्रथम, ये राष्ट्र प्रथम तो नहीं है सर, इनका एजेंडा ये डिप्टी सीएम बनाए, उसको उप मंत्री बनाए। अगर फडणवीस को प्रॉब्लम नहीं है, अरे सवाल है कि आपको फडणवीस के घर भी ईडी जा सकती थी, चली जाती। मैं कह रहा हूं सत्ता के प्रति आपका इतना मोह क्यों है? आप चुनी हुई सरकारों को तोड़ देते हो। राजस्थान बच गया, मध्य प्रदेश को तोड़ दिया, आप जिस प्रदेश में गए थे वहां तोड़ दिया, तेलंगाना में आपकी निगाहें तो कह देते हैं हमने तो छोड़ दिया, लेकिन कम से कम ऐसी बात तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम नारायण निकम्मा जिसको कहा उसको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं, ये तो कम से कम अपने श्रीमुख से कह देते हैं। ये तो कह देते एक दिन के लिए, छोड़ दे तो सही, अपने को छोड़ के बता दे तो सही कि हाँ कैसे छोड़ा जाता है, कि यदि शासन के लिए मुझे छोड़ना पड़ा तो मैं सचिन पायलट के जो है उसके लिए छोड़ना तैयार हूं। मुझे कहते तो सही, पार्टी का जो है सत्यानाश करके आपने आप वहां पर सत्ता के प्रति ना तो सचिन पायलट रखते हैं ना अशोक गहलोत रखते हैं। तिवारी जी सुनिए, क्या होता अब एक बार जरा सुनिए, अब एक बार जरा सुनिए, इनको जवाब देने दीजिए। जी पंकज जी देखिए बड़ी अजीब सी पोजीशन थी कि जब इन्होंने कहा कि वहां की सरकारों को जो मुद्दा था उस मुद्दे से अलग हट गए। पहली बात देखिए, मुद्दे में मैं कुछ बातों से डिफर कर सकता हूं, लेकिन हमने कहा कि अहंकार नहीं, जनता महान है, लेकिन आप यदि लगातार जनता के अनुरूप काम करते रहेंगे, यदि आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे, तो जनता, इस देश की जनता जो है वो किसी लालच में आने वाली जनता नहीं है, इस राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए जिंदा रहने वाली जनता है। आप तो 30-40 साल की बात करते हैं, ये जनता 100 साल तक का राजनीति देने को तैयार है यदि स्वाभिमान। लेकिन मुझे बताइए, क्या जो है पूरे हिंदुस्तान में 8 साल की आपने सरकार देखी, क्या कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा? वहां जब सरकारें थी तो लगातार कहते थे हम जो है कोalition गवर्नमेंट चला रहे हैं। अरे लगाएगा कौन? तिवारी जी प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास, जरूर। आप देखिए कि यहां पर हालात क्या हुई, और वहां पर ये जो है एक छदमता की बात करते हैं कि साहब जो है ईडी, और ये मुझे बताइए यहां जो है ईसीडी क्या कर रहा है? मुझे बताइए ना, यहां आपके पास में सीबीआई आपने बंद कर दी, क्या हो रहा है भाई? उसके बाद क्या परेशानी है आपको? उसके बाद भी लगातार मैं कह रहा हूं कि आज तक यदि माननीय, क्योंकि आपको जो है ना एजेंसीज पे विश्वास है, ना न्याय पे विश्वास है, और यहां तक कि मुझे बड़ा अजीब सी बात लगी जब इन्होंने कहा कि मीडिया पर भी विश्वास नहीं है। मुझे बताइए कि क्या मुख्यमंत्री ने प्रेस क्लब के अंदर यह शब्द किसी मीडिया के लिए नहीं कहे थे, कि एक स्पेसिफिक मीडिया के लिए कहा था कि आपको हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं? क्या मुख्यमंत्री का यह बयान जो है सार्वजनिक नहीं हुआ था कि आपको यदि एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो हमारे पक्ष में चलाने होंगे? मुझे बताइए आज तक हुआ क्या? लेकिन ये जो चीजें हैं, कम से कम इन चीजों को, जिस चीज में आप अंदर नंगे हैं, उनको जो है सार्वजनिक मत करिए, क्योंकि आपकी स्थितियां पूरी जनता, राजस्थान की जनता देख रही है। यही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में जो कर्म हुए, चाहे वो करौली का हुआ, चाहे जोधपुर का हुआ, चाहे वो जो है अभी उदयपुर का हुआ, उसमें भी आप लोगों को देखा। इसलिए आप किसी संस्थाओं को जो है आक्षेप करना छोड़िए और आप अपनी रियाज अटारी के मामले में आपको माफी मांगनी चाहिए। रियाज अटारी के मामले में तिवारी जा रहा हूं, आ रहा हूं। अब सुन जाइए, अब जो बात आई सबसे बड़ी चीज है कि आपने पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी, देखो भारतीय जनता पार्टी जो है, देखिए हम भारतीय जनता पार्टी, हम बहुत छोटे से, हमारी 2 सीटें हुआ करती थी, और जिन चीजों को हम लेकर के चले, आज भी हमने उसमें से किसी भी चीज को नहीं छोड़ा, चाहे कोई सी भी बात रही हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे वो धारा 370 की बात रही हो, चाहे 35A की बात रही हो, जितनी भी चीजें थी हम लोगों ने उनको
जो है ये कहा कि ये हमारे जो है नैरेटिव्स हैं, इनको हम जो है पूरे देश के सामने और देश के संविधान के अनुसार हम जो है लेके आना चाहते हैं और देश की जनता के सामने वो आए और संवैधानिक रूप से आए, कोई भी चीज के किसी उससे नहीं आए। तो मैं यही कह रहा हूं कि क्या किसी राष्ट्रीय कार्य समिति के अंदर ये बातें होना और अपने आप की कमियों को, आपने कहा 50,000 बूथ हमारे कमजोर हैं, हाँ हमने माना, क्योंकि हम देखिए उन पार्टी से आए हैं जहां हम धीरे धीरे उठ करके ऊपर आए हैं। आज जहां हमारी कमजोरी है वहां हम सशक्त बनेंगे, हम बूथ से मजबूत बनेंगे, हम जो उसके बाद में जो है शक्ति केंद्र से मजबूत बनेंगे, हम मंडल से मजबूत बनेंगे, उसके बाद हम जो है जिलों से मजबूत बनेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये पार्टी की आंतरिक पूरी रचना है और इसी कारण से हमने लगातार कहा कि हम अपनी चीजों के ऊपर लगातार जो है इन चीजों को है हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इन्होंने भी एक बात दिखाई कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। देखिए विश्व गुरु बनने की बात, हाँ आज भारत जो है, आज भारत की पूछ जो है पूरे विश्व में हो रही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं हो, चाहे वो जो है वैक्सीनेशन के मामले में रही हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से मामले में रही हो, चाहे जो है उसके स्वाभिमान की बात रही है। आज यदि कोई भी बात करेगा तो निश्चित रूप से भारत से अरे ये सब मोदी मीडिया का प्रचार है पंकज भाई। देखिए अब एक बात बताइए, भारत को हमेशा से देश दुनिया के अंदर रहा, आप एक लोकतंत्र नेहरू ने देश को विश्व के अंदर ताकत बना दिया था, इंदिरा गांधी ने सैन्य के रूप में अमेरिका जैसी महाशक्ति को पराजित किया था। तिवारी साहब, आप कैसी बातें करते हैं? तिवारी साहब देखिए मेरी बात सुनिए, यहां हम इतिहास पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं सीधा, मेरा एजेंडा है कि बीजेपी अगला दीर्घकालिक एक प्रोग्राम दे रही है कि हम 30 से 40 साल तक राज करेंगे, इनके पॉलिटिकल एजेंडे में है वो सारा। आप, और ये सब सार्वजनिक हो चुका है, आप वो काट बताइए कि 30 से 40 साल तक की बीजेपी को आप हटा सकते हैं। ये सहमात का खेल है और इसमें कहीं अगर बीजेपी ये सोच रही तो मुझे लग रहा है कोई गुनाह नहीं कर रही। आप अगर कुछ कहते हैं कि बिल्कुल नहीं होगा, हमारा एजेंडा ये, तो इसमें आप गुनाह नहीं कर रहे, दूसरी पार्टियां भी। तो ये बात मैं एजेंडे पे लेके आना चाहूंगा। मैं दाएं बाएं नहीं जाना चाह रहा कि उसने क्या किया था, उसने क्या किया था, इनके क्या यूज हुआ। अगर आप ईडी, सीबीआई, आईटी सबकी बात कर रहे हैं, सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, वो भी आप लोगों के पब्लिक डोमेन में। आप टिकट उन लोगों को क्यों दे रहे हैं जो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कमजोर हो किसी तरह से? जी योगेंद्र भाई, 1971 की याद दिलाना चाहो तो इतिहास की बात तो जरूर करना पड़ेगा। देश के बड़े नेता, देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को संसद भवन में कहा यह दुर्गा का अवतार है, और इंदिरा गांधी ने 7वें बेड़े को नकार दिया और कह दिया तेरा 7वां बेड़ा था हिंद महासागर में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके, और बांग्लादेश को प्रथम भारत था जिसने मान्यता दी। इतिहास याद कराना चाहता हूं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अहंकार में इंदिरा गांधी जी भी रही थी ना, तो 1977 के चुनाव में खुद इंदिरा गांधी हार गई रायबरेली से। पूरे देश में पहली बार कांग्रेस पूरे देश में वो वट वृक्ष जो आजादी से पहले पैदा हुआ, जो देश के अंदर लंबा समय तक राज करता रहा, वो वट वृक्ष पूरे देश में गिरा। इसलिए अहंकार मत करो पंकज भाई, अहंकार नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए आप लोगों को अहंकार है। आपकी अहंकारिता से जो इंदिरा गांधी दुर्गा का अवतार थी, जिसने गरीबों के कल्याण के लिए लगातार काम किए, जिसने राष्ट्रीयकरण करके लोगों को, जिसने भोजन का अधिकार दिया। हमारे यहाँ खाद्य सामग्री कम थी, हमने कहा हम 4 से 20 लेकर जाएंगे, हमने खाने का इंतजाम किया। वो इंदिरा गांधी हार गई, तो आप लोग 50 साल की बात करना भूल जाओ। जनता है कब बदल जाएगी, आप लोग, हमको हमारे इरादे बदलने पड़ेंगे। सुनिए, ये इनकी तैयारी है बीजेपी की, आप तो अपनी तैयारी करिए। ये तो इन्होंने अपना एजेंडा बताया कि हम इतना आगे तक का ध्यान रख करके चल रहे हैं। मैं गुप्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए बीजेपी का अपना एक ये हिडन एजेंडा नहीं है, ये विपक्ष को अब इसकी काट क्या हो सकती है उस पर गौर करना होगा। बेशक बीजेपी मना करती हो कि कई बार ये लोग विश्लेषक कह चुके हैं कि जांच एजेंसियों को फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह आजकल स्टेट्स भी और यूनियन गवर्नमेंट काम कर रही है, उनका बेजा दोहन कर रही है। तो हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही, जैसे अभी तिवारी जी ने कहा, लेकिन ये सब पब्लिक डोमेन में है। ये तो है नहीं कि उन्होंने सब ये कहा था और बूथ कैप्चर कर लिया, ये तो कहीं बात है नहीं। तो ये तो विपक्ष दलों को अपनी कमजोर कड़ी नहीं पहचान पा रहे। अगर बीजेपी कह रही है कि हम 50,000 बूथ कमजोर हैं, या जो इनका अपना एजेंडा हो, चाहे ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से हो, चीजें तो सामने दिख रही है कि आप अगर लोहा ले रहे हो, सामने सेना ऐसी मजबूत और इससे हमारे को मुकाबला करना है, तो वो तैयारी विपक्ष कर पा रहा है। जैसे बीजेपी अपने सामने वालों को
चाहे वो घायल अवस्था में हो, चाहे अस्वस्थ हो, फिर भी वो वार करी जा रही है। तो ये तो विपक्ष को तैयारी करनी होगी। योगेंद्र जी, एक पर्दे के पीछे की बात और बताता हूं मैं आपको इस बयान के पीछे। देखिए, अभी गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, फिर राजस्थान में होंगे, हरियाणा में, कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर के होंगे। राजस्थान में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी विभिन्न गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा गुट है, पूनिया गुट है, और भी बाकी गुट है। यहां पर एक इसका और अज्ञात मैसेज जो दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, और मैसेज दिया जा रहा है कि बाकी पार्टियों की स्थिति खराब है, भारतीय जनता पार्टी अगले 40 वर्षों तक शासन में रहेगी। तो आप ये जो उछल कूद मचा रहे हैं ना, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अपने म्यान में रहिए, क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में फायदा है। और जो इनके आका ऊपर से कहेंगे, जो ऊपर के कहेंगे, आपको उसके अनुसार ही चलना होगा। यह अदृश्य मैसेज दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। एक, जिसे हम कहते हैं कि उत्साहित करना या उनको चेतावनी देना। दूसरी बात आपने जो कही कि विपक्ष क्या करे, देखिए तिवारी जी जब बार बार इन्हें कोसते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो भाई कोसने से काम चलेगा नहीं। इनकी समस्या यह है कि इनकी जो सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है, ये उसको पहचानते हैं, लेकिन पहचानने के बावजूद भी उसको दरकिनार करते हैं, और वो है इनका केंद्रीय नेतृत्व। अब भारतीय जनता पार्टी फर्क देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को बदलती है या किसी एक्स चीफ मिनिस्टर को कहती है अब आपको उप मुख्यमंत्री बनना होगा, तो वो उफ तक नहीं करता। और यहां हर रोज राजस्थान के मुख्यमंत्री को परीक्षा देनी होती है कि मेरा कल रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसा तो नहीं कि वापस पायलट आ जाएंगे। ये फर्क है इनके शासन में। अब इन्हें करना क्या होगा, देखिए कोई भी विपक्षी दल हो, ये हो चाहे कोई और विपक्षी दल हो, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर मुकाबला करना है तो आपको अपने शासन को जवाबदेही बनाते हुए उस दिशा में ले जाना होगा जहां जनता को आप सही शासन से सकें और जनता की आवश्यकता को पूर्ति कर सके। अब मैं 2 उदाहरण आपको दे देता हूं। दिल्ली में यही भारतीय जनता पार्टी है। नाक का सवाल है, पिछले चुनावों में पूरी ताकत लगा ली, क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं की गई, लेकिन नतीजा क्या निकला, 70 में से 7 सीटें। इसका मतलब कि वहां का जो शासक है, जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने जिस तरह का शासन किया, जनता की आवश्यकताओं को पहचाना, वो शासन दिया और इनको धूल चटा दी। अब दूसरा उदाहरण बंगाल का ले लीजिए। बंगाल में क्या कुछ नहीं हुआ, आपने तो देखा है, क्या कुछ कोशिश नहीं की गई। यह तक दावा किया गया कि हम टीएमसी को खत्म कर देंगे, लेकिन उनका जो भी शासन का तरीका था, पर बंगाल की जनता के अनुरूप उन्होंने ऐसा शासन दिया कि इनको धूल चाटनी पड़ गई। तो इनको कांग्रेस हो, अन्य दल हो, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इनके रास्ते में, इनको कोसने के रास्ते मत जाइए, अपने आप को शासन की उन व्यवस्थाओं को बनाइए जो जनता की आवश्यकता है। तो जनता इनके शासन को नकारेगी, इनके एजेंडे को नकारेगी और अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो देने में समर्थ है आपकी तरफ आएगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में इनसे मुकाबला करने का एक बहुत अच्छा तरीका इनके पास होगा। तिवारी जी माफी चाहूंगा, समय कम है। देखिए ये मैं कहना आप बेकार, सॉरी माफ करिएगा, आप जो बात कह रहे हैं कि ये अहंकार है, दुस्साहस है, जो भी, लेकिन देखिए बीजेपी का अपना एजेंडा साफ है। उसने साफ कर दिया है कि 30 से 40 साल तक साम दाम दंड भेद ये कलयुग है और राजनीति के अलग रूप है। हिडन एजेंडा नहीं है, ये सामने दिखाई दे रहा है साफ कि हम ये सब शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्ता पर इतने साल तक काबिज रह सकते हैं। ये तो आप लोगों को देखना है, आपके साथ में जो गठबंधन में लोग हैं उनको देखना है, दूसरे विपक्षी दलों को देखना है कि अब करना क्या है। अगर मुकाबला करना है तो आप तैयारी करिए, आपको भी अपना कोई प्लान करना चाहिए। योगी जी ने सब साफ कहा है कि नेतृत्व इनका इतना मजबूत है कि मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं और उसे मिनिस्टर भी बना सकते हैं, उसको कभी हटा भी सकते हैं। या तो ताकत इतनी रखिए। चिंता जब सामने होती है तो उस पर चिंतन गंभीरता से और मजबूती से करना चाहिए। मुझे लगता है तभी चिंता का हरण हो सकता है, उसे दूर किया जा सकता है। और चिंता पर अगर पर्दा डाल करके और कहें कि हम चिंतन कर रहे हैं और चिंता मुक्त हो गए तो गलतफहमी है। ये सब्ज बाग लंबे नहीं चल सकते। ईमानदारी से कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को अगर बीजेपी से मुकाबला करना है, पहले चिंता की वजह क्या है उसे पहचानना होगा और उसके बाद गंभीर चिंतन करना होगा। अदरवाइज बीजेपी अपने एजेंडे में जो कह रही वो करके दिखा सकती है, क्योंकि वहां पे रणनीतिकार और सारी जो चीजें हैं अभी एक स्ट्रीम लाइन में है। अब ये तो दूसरी पार्टियों को देखना है कि वास्तव में वो किस एजेंडे पे चल सकते हैं। माफ करिएगा समय का अभाव है, मैं आप लोगों को अब अवसर नहीं दे सकता। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।